राधा राधा। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1773 टू 1858। तो बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, दैट इज 1764 में हुआ था। तो कंपनी जो है उसको दीवानी राइट मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो इसमें क्या था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू था दीवानी राइट में, ठीक है। तो इनको एनुअल सब्सिडी देनी पड़ती थी मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड को, और एनुअल पेंशन देनी पड़ती थी नवाब ऑफ अवध शाह शुजाउद्दौला को, ठीक है। कंपनी ने जो है अपॉइंटेड 2 इंडियन एज डेप्यूटी दीवान, दैट इज़ मोहम्मद रेज़ा खान फॉर बंगाल एंड राजा सिताब राय फॉर बिहार। तो इनके लिए 2 डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करे, ठीक है। देन 1767 में क्या हुआ कि फर्स्ट इंटरवेंशन इन इंडियन अफेयर जो है, इंडियन अफेयर में पहली बार इन लोगों ने इंटरवेंशन करा 1767 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इन 1767 में पहली बार जो है इन लोगों ने इंटरफेयर करा, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने डिमांड करा कि जो 10% शेयर जो है इन प्लंडर अमाउंटिंग टू 4 मिलियन पाउंड्स एनुअली, अच्छा जो भी प्लंडर करा है उसमें 10% शेयर जो हमें मिलना चाहिए, जो कि होगा 4 मिलियन पाउंड्स एनुअली। 1765 से 72 क्या चल रही है, देन ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चला, जहाँ पे कि क्या था, कंपनी के पास में हैड अथॉरिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो 1764 में ही हुआ ना बैटल ऑफ बक्सर होगी। तो 1765 से 72 तक क्या चला कि ड्यूल सिस्टम चला कि गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब पावर है पर जवाबदेही नहीं है, ठीक है। तुमने ये क्यों करा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम करेंगे पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्यों करा, ठीक है। एंड इट्स इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अथॉरिटी, इंडियन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन इसी से करेंगे पर इनके पास में पावर नहीं है। तो ये 7 साल तक चला 65 से 72 तक। तो इस पीरियड को बस कैरेक्टराइज बाय बेसिकली रैम्पेंट करप्शन अमंग सर्वेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट से बहुत ज़्यादा करप्शन था, ठीक है। बेसिकली क्या है, तो ये लोग प्राइवेट ट्रेड खूब ज़्यादा कर रहे थे, उसके थ्रू करप्शन हो रहा था। देन एक्सेसिव जो रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रेजेंट्री, पीजन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, देन बेसिकली कर रहे थे यानी कंपनी बैंकरप्सी वाइल सर्वेंट्स वर फ्लरिशिंग, मतलब कंपनी के पास में कोई रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और सर्वेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। इन द मीन टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू ब्रिंग सम ऑर्डर इन द कंपनीज अफेयर, दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बोला कि भाई कंपनी दिवालिया हो रही है और इनके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इसने कुछ चेंज लाने को सोचा। तो हिलाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो डायरेक्टर जो हैं कंपनी के कि दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द रेवेन्यू अफेयर एंड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन में शायद जो भी है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर जितने भी रेवेन्यू कितना पैसा आ रहा है, सिविल कि तुम लोग किसके साथ करके, मिलिट्री मतलब किसको अपने अंडर लेके आ रहे हो, ये नया प्रोविंस आ गया, वो नया प्रोविंस आ गया, तो जितने भी हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। दस फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश कैबिनेट वॉज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर, ठीक है। जो ब्रिटेन में जो है वो कैबिनेट पहली बार जो है कंट्रोल कर रही थी। तो बंगाल में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नर जनरल करेगा और उसके काउंसिल होंगे 4 मेंबर के, ठीक है। बंगाल को कौन एडमिनिस्टर करेगा, पहली बार गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर होंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो 4 मेंबर होंगे जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो दे वर रिक्वायर्ड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी रूल, जैसे मेजॉरिटी बोली उसके हिसाब से काम करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग एंड 4 अदर वर नेम्ड इन द एक्ट, ठीक है। तो पहला जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था, पहली बार करो तो जल्दी कर दिया उसको। लेटर वंस वर टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ठीक है। बाद का जो है वो कंपनी अपॉइंट करेगी, पहला जो नाम दे दिया वो वॉरेन हेस्टिंग का दे दिया, बाद में खुद ही कंपनी अपनी मर्जी से अपॉइंट कर लेगी। देन है राधे राधे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज टू बी स्टैब्लिश इन बंगाल, ठीक है। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दी जिसके पास में ओरिजिनल और अपीलेट जुडिक्शन होगा, जिसके पास में वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स कुड सीक रिड्रेसल, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे केस लेके आ सकते हैं। इन प्रैक्टिस हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैड अ डिबेटेबल जुरिसडिक्शन विज़ काउंसिल वाज विच क्रिएट, मतलब ये जो काउंसिल थी ना 4 मेंबर की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इसमें पंगे हो रहे थे, ठीक है। कि वो बोलेगी मेरे पास पावर है, वो बोलेगा मेरे पास पावर है, ठीक है। देन गवर्नर जनरल कोड एक्सरसाइज सम पावर ओवर बॉम्बे एंड मद्रास, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके पास में कुछ ज़्यादा पावर दे दी ओवर
बंगाल एंड मद्रास, ठीक है। अ वेग प्रोविजन जो है क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें कुछ बताया नहीं क्या है। अब वो बंगाल वाला बोलेगा मैं तुमको इंडियन मैटर्स में ऑर्डर दे सकता हूँ, ये मैटर तो वेग था काफ़ी, तो इससे प्रॉब्लम हो रही थी, ढंग से कुछ बता नहीं रखा। तो बॉम्बे वाले बोलेंगे हम नहीं मानने तुम्हारी बात, ठीक है। तो होल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस। तो फिर अमेंडमेंट लेके आते हैं 1781 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है बस डिफाइंड विद इन कैलकटा, कि भाई इसका जो जुरिस्डिक्शन ओनली कैलकटा में ही लगेगा, ठीक है। इट वॉज टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, ओनली पर्सनल लॉ पे ही लगेगा, सिविल पे नहीं लगेगा, पर्सनल लॉ पे ही लगेगा, ओनली कैलकटा में ही लगेगा, ठीक है। एंड द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर इम्यून इफ़ दे डिड एनीथिंग वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़, मतलब ड्यूटी करते टाइम वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ड्यूटी के दौरान, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस यूसेज ऑफ द सब्जेक्ट्स वर टू बी ऑनर्ड, जो सोशल रिलीजियस जो उनके यूसेज जो भी सेंटिमेंट्स है, जो भी कस्टम्स हैं, उसको जो ऑनर करना पड़ेगा। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर जो है बहुत ज़्यादा कर दिया, गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर दिया इसके थ्रू। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंसिस्टिंग ऑफ चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड 4 मेंबर ऑफ प्रिवी काउंसिल वर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कंपनी का सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिया है। इसमें कौन जगह चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा और 4 मेंबर ऑफ प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल जो है इसको क्राउन अपॉइंट करेगी, प्रिवी काउंसिल के मेंबर जो होंगे क्राउन अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये बेसिकली कंपनी के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर सभी पे कंट्रोल करेंगे कि भाई किसके साथ लड़ रहे हो, ठीक है, और कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, ये सारे। ऑल डिस्पैचेस वर टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड, ठीक है, जो भी फाइनल का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बोर्ड अप्रूव करेगी। जैसे ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल वॉज सेटअप, ठीक है। इन इंडिया द गवर्नर जनरल वॉज टू हैव अ काउंसिल ऑफ 3, पहले 4 थी, अब 3 कर दिया। गवर्नर जनरल की 3 की काउंसिल होगी इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ, तो कमांडर चीफ जो है वो गवर्नर की काउंसिल में होगा। एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास व सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल, तो अब दोनों को सबॉर्डिनेट कर दिया, क्लियर कर दिया। पहले पंगे हो रहे थे कि बॉम्बे मद्रास जो बोला था हम ऊपर हैं, बंगाल की बात नहीं मानेंगे, उसने बोला नहीं बंगाल तुमसे ऊपर है, तो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल बॉम्बे जो है गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट कर दिया, ठीक है। देन अ जनरल प्रोहिबिशन वाज प्लेड ऑन एग्रेसिव वॉर एंड ट्रीटीज़, पर ये काफ़ी टाइम ब्रेक कर दिया, इसको प्रोहिबिशन लगा दिया कि वॉर और ट्रीटीज़ नहीं करोगे, पर काफ़ी बार इसको ब्रेक करा, इस बात को नहीं माना, वॉर ट्रीटीज़ करते रहे। देन एक्ट ऑफ 1786, तो इसमें कॉर्नवालिस ने अलाउड टू ओवरराइड द काउंसिल्स डिसीजन इफ़ ही ओन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन। अच्छा, लेटर दिस प्रोविजन वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द गवर्नर जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जो है कैलकाटा का गवर्नर जनरल बना 1786 में, तो उसको बोला कि भाई तुम काउंसिल का जो भी डिसीजन है उसको काट सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी। फिर बाद में जितने भी गवर्नर जनरल हैं सबको दे दिया ये पावर। दैन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, तो इसमें जो है होम गवर्नमेंट मेंबर जो है वो टू पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ये कौन है होम गवर्नमेंट मेंबर। देन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या बोला इन इंग्लैंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अच्छा, बिजनेस इंटरेस्ट वर प्रेसिंग फॉर एन एंड टू कंपनीज मोनोपोली, pressing for an end to companies monopoly over trade in India because of spirit of laissez-faire and continental system by Napoleon by which the European ports were closed to Britain। 1813 एक्ट जो है sought to redress these grievances, तो इसमें क्या होगी, कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंड। अब यहाँ से 13 के बाद में 13 क्या होगा कालिया, तो क्या होगा कि इंडिया में जो मोनोपोली थी अब सारी कंपनीज आ सकती हैं ब्रिटेन की, तो जो कंपनी की मोनोपोली थी ओनली इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया। बट कंपनी रिटेन ट्रेड विद चाइना एंड टी, मतलब टी में जो ख़रीदना बेचना है वो ओनली यही करेंगे, और चाइना के साथ में ख़रीदना बेचना ओनली यही कंपनी करेगी, बाकी की चीज़ सामानों में ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो गिवन 10.5% डिविडेंड ऑन रेवेन्यू ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से जो भी रेवेन्यू आती है कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं, कंपनी जितना कमा रही है
उसका 10.5% उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, कि जितना कंपनी इंडिया से कमा रही है बाकी जगह से बाकी उनका और कुछ होगा, जैसे और भी कॉलोनीज़ होंगी वहाँ का अलग होगा। इंडिया का 10 है, अफ्रीका एशिया जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उनमें से इंडिया का 10.5 होगा। देन अ कंपनी वर टू रिटेन द पोजेशन ऑफ टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर 20 ईयर मोर विदाउट प्रिजुडाइज टू द सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन। तो जो कंपनी के अंदर जो टेरिटरीज़ हैं, है ना, तो उनको वो 20 साल तक और रख सकती है। कंपनी के अंदर जो टेरिटरी और जो रेवेन्यू है वो 20 साल तक और रख सकती है विदाउट प्रिजुडाइज टू द सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन। ठीक है, दस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये तुम्हारी टेरिटरी है तो तुम्हारा पोजीशन इस पर रहेगा 20 साल तक, उसके बाद में क्राउन आ जाएगी। तो पहली बार जो है इंडिया को जो है ब्रिटिश टेरिटरी मान लिया गया। ठीक है, देन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वज फॉर द एनलार्ज। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर और ज़्यादा एनलार्ज कर दी है। सम ऑफ 1 लाख रुपी वज टू सेट असाइड फॉर रिवाइवल प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर लर्निंग एंड साइंस अमंग द नेटिव इंडियन एवरी ईयर। अच्छा, तो इन लोगों ने बोला कि हर साल 1 लाख रुपए जो एजुकेशन पे खर्च करेंगे जो भी नेटिव्स हैं उनके ऊपर। इसमें क्या क्या होगा कि लिटरेचर लर्निंग साइंस ये सब पढ़ाया जाएगा नेटिव्स उनको। ठीक है, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो कंपनी की मोनोपोली चाइना और टी के साथ में ख़त्म कर दी। मतलब अब हर कोई कहीं भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी कंपनी चाइना इंडिया टी किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकती है। द लीज फॉर 20 ईयर टू द कंपनी वॉज फॉर द एक्सटेंडेड टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ क्राउन। अच्छा, तो अब जो है लीज पे दे रखी थी ना कि वे 20 ईयर, अब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। एंड जो इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो हैं वो टू बी गवर्नड, मतलब पहले कंपनी खुद करती थी, अब क्या है क्राउन के नाम पे करेगी। कि मतलब जो भी नाम आ जाएगा, मतलब सिग्नेचर जो भी क्राउन का आएगा। ठीक है, पर ये कंपनी ही एक्सटेंड गवर्न करेगी, कंपनी की टेरिटरी में आएगा पर वो क्राउन के नाम पे आ जाएगा। ठीक है, ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूरोपियन इमिग्रेशन एंड द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड। मतलब पहले था कि यूरोपियन जो है इंडिया में नहीं आ पाएंगे और प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, तो वो हटा दिया। अब कोई भी यूरोपियन आ सकता है और इंडिया में रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। दस द वे पेड फॉर होल सेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी आके इंडिया को कॉलोनाइज कर लो, मतलब पूरी तरीके से होल सेल कॉलोनाइजेशन हो गया। ठीक है, पहले तो रिटेल था कि भाई एक ही कंपनी करेगी, अब बोलेगे कोई भी कर लो, सारी आके कर लो एक साथ ही। इन इंडिया अ फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज एनविसेज्ड। तो सेंट्रलाइजेशन कर दिया। कैसा? फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, देन द गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू सुपरिटेंड कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल द सिविल मिलिट्री अफेयर ऑफ द कंपनी। तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास में क्या क्या पावर दे दी कि भाई वो क्या क्या कर सकता है। कंपनी के जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर हैं उनको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा, उनको डायरेक्शन देगा कि भाई किसके साथ लड़ना है, क्या करना है। ठीक है, कहाँ पे मिलिट्री रखनी है, कितना क्या करना है, और सुपरिटेंड करेगा उनको। ठीक है, यानी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जो है ऑल द 3 टेरिटरीज वो प्लेस्ड अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। अच्छा, अभी ये पहले गवर्नर था, अभी एक गवर्नर जनरल हो गया, तो ये तीनों इसके अंडर आ गई। ऑल द रेवेन्यू वर टू बी रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल हु वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर टू। तो जितना भी रेवेन्यू रेज किया जाएगा वो गवर्नर जनरल के नाम पे रेज किया जाएगा, और इसकी मर्ज़ी है वो कहीं भी कितना भी एक्सपेंड कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर एंड लेफ्ट विद अ राइट ऑफ प्रपोजिंग टू गवर्नर जनरल द प्रोजेक्ट ऑफ लॉ विद विच दे थॉट टू बी एक्सपीडिएट। अच्छा, मतलब क्या उनकी जो लॉ बनाने की पावर थी मद्रास और बॉम्बे वाले गवर्नमेंट की, तो वो पावर ले ली इनसे। ठीक है, बहुत कम कर दी, मतलब बहुत ही कम, पूरी तरीके से नहीं, वो ड्रास्टिकली डिप्राइव्ड, मतलब बहुत ही कम कर दी। ठीक है, एंड लेफ्ट विद द राइट टू प्रपोजिंग, मतलब बस उनके पास में यही था कि वो प्रपोज कर सकते हैं गवर्नर जनरल कि भाई इस सब्जेक्ट पे तुम लॉ बना दो, वो भी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल का काउंसिल फॉर
प्रोफेशनल एडवाइस ऑन लॉ मेकिंग, ठीक है। देन है जो लॉ बनाने का काम था ना, अभी इसके हाथ में दे दिया, तो एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया, ठीक है, लॉ बनाने के लिए। देन है इंडियन लॉ टू बी कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, इंडियन लॉ जो है उनको कोडिफाई कर दिया, कोड बना दिए, ठीक है। पहले इधर उधर बुतर थे, अब बोला सब पे यही लगेंगे, और कंसोलिडेट कर दिया, छोटा बना दिया, उनको छोटा कर दिया। नो इंडियन सिटीजन टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ, डिसेंट एक्सेट्रा। कोई भी इंडियन सिटीज़न है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम इस रिलीजन के हो, तुम काले हो, तुम्हारा यहाँ पैदा हुए, तुम यहाँ रहते हो, तो हम तुमको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं था। ऑल्दो द रियलिटी वॉज डिफरेंट, दिस डिक्लेरेशन फॉर्म द शीट एंकर ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली इस बेसिस पे बोला, तुम तो ऐसा बोला, पर तुम तो हमें कुछ काम ही नहीं दे रहे हो, तुम बोलते हो हम काले हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इसलिए नहीं दे रहे हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वॉज अर्ज टू टेक step to ameliorate the condition of slaves and to ultimately abolish slavery. Slavery was abolished in 1843 में। एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि भाई जो है स्लेवरी को ख़त्म करो, ठीक है, पर ये 10 साल बाद में ख़त्म हुई। देन है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें क्या था कि कंपनी वॉज टू कंटिन्यू पोजेशन ऑफ द टेरिटरीज अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज। जब तक पार्लियामेंट नहीं बताती तब तक जो है कंपनी जो है टेरिटरीज अपने अंडर ही कंट्रोल में करेगी। दैन स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस टू 8। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर जो थे, वो कम कर दिए, तो उनको 18 पे ले आए, ठीक है। दैन कंपनीज का पेट्रोनेज ओवर द सर्विस वॉज डिजॉल्व, द सर्विस वॉज नाउ थ्रोन ओपन टू कम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। पहले कंपनी जो सर्विस के लिए चूज़ करती थी, नाम बताती थी, इसको चूज़ करो, अब क्या एग्ज़ाम लेके आ गए, जो अच्छे मार्क्स लाएगा वो बैठेगा। देन लॉ मेंबर बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मतलब पहले क्या होता कि जैसे मान लो आज के दिन लॉ बनाने, तो उसको बना लिया, बुला लिया, ठीक है, तो आज बैठ गया, फिर 10 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी, फिर 10 दिन बाद आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो गया कि वो हमेशा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठेगा लॉ मेंबर, तो वो परमानेंट हो गया, ठीक है, फुल मेंबर हो गया उसका, ठीक है। देन 6 मेंबर वर टू बी एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें 6 मेंबर और ऐड कर दिए। वाइल जब लेजिस्लेट करते तो उस टाइम पे 6 मेंबर और ऐड कर दिए, बट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिटेन द वीटो ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लॉ बनाते टाइम अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लग रहा है कि भाई ये तो गलत बना रहे हैं, तो उसको मना भी कर सकती है, ठीक है। तो 6 मेंबर वर एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही 6 मेंबर ऐड कर दिए। जब वो लेजिस्लेशन मतलब जब लॉ बना रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में 6 मेंबर और बैठ जाएंगे, ठीक है। बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उनको वीटो दे दी ओवर लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि उनके पास में पावर होगी ज़्यादा, ठीक है। देन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो 1857 रिवोल्ट के बाद में जो है हैड एक्सपोज कंपनीज लिमिटेशंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग अंडर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। भाई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती तब तो कंपनी नहीं कर पाएगी एडमिनिस्ट्रेट। तो टिल देन देयर वाज नॉट हैज़ बीन मच अकाउंटेबिलिटी, तब तक कोई ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आंसरेबिलिटी थी। तो बेसिकली 1858 एक्ट में कुछ चेंजेस लेके आए। इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ 15। मतलब अब तक तो कंपनी कर रही थी, अब क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपनी कर रही थी पर क्राउन के नाम पे कर रही थी, पर अब क्या होगा, अब क्राउन ही करेगा और अपने ही नाम पे करेगा, ठीक है। तो इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो क्राउन तो आगे बैठेगा नहीं, तो उसके बिहाफ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहाँ आएगा, और उसको कौन असिस्ट करेगा, 15 मेंबर जो है काउंसिल में बैठेंगे, ठीक है। द इनिशिएटिव एंड द फाइनल डिसीजन वाज टू बी विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द काउंसिल वाज टू बी जस्ट एडवाइजरी नेचर। काउंसिल बस एडवाइस करेगी और जो फाइनल डिसीजन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का होगा, ठीक है। दस द ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट केम टू एन एंड। तो ड्यूअल सिस्टम था ना, वो ख़त्म हो गया। देन द गवर्नर जनरल बिकेम द वॉइस रॉय, ठीक है। हिज प्रेस्टीज इफ़ नॉट अथॉरिटी इंक्रीज्ड। तो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का जो है उसका नाम चेंज करके वॉइस रॉय कर दिया। उसकी प्रेस्टीज तो नहीं, उसकी प्रेस्टीज हुई, अथॉरिटी तो नहीं, ठीक है। देन प्रेस्टीज कैसे, मतलब नाम चेंज कर दिया, वॉइस रॉय में कर दिया। देन द अजम्पशन ऑफ पावर बाय क्राउन वाज वन ऑफ द फॉर्मेलिटी
rather than substance, ठीक है. It gave a decent burial to an already dead horse, the company's administration. ठीक है, तो पहले ही क्राउन ही कंट्रोल कर रही थी ऑब्वियसली, तब पूरी तरीके से वो जो डेड हॉर्स था पूरी तरीके से उसको जला दिया. ठीक है. द अजम्पशन ऑफ पावर द क्राउन वॉज वन ऑफ द फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी थी, ऑलरेडी क्राउन ही के पास में ही पावर थी. ठीक है. देन है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 18 ऑनवर्ड्स, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1861 ऑनवर्ड्स रेफर टू द रिलेवेंट चैप्टर फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, तो ये 1858 तक की बात बोल रखी है इसमें. राधे राधे. राधा राधा राधा.